शादी के कार्ड पर नताशा ने जब अपनी मां सुष्मिता का नाम अपने प्रेमी राजन के साथ लिखा देखा तो वह शॉक्ड रह गई। जिस राजन से वो जी जान से प्यार करती है, उससे उसकी मां शादी कैसे कर सकती है? यह सोच सोचकर उसका खून खोले जा रहा था। नताशा अपने आप से शर्मा रही है। शर्म आ रही है मुझे। इन दोनों ने मेरे विश्वास का खून कर दिया है। भला एक मां कैसे अपनी बेटी के प्रेमी से शादी कर सकती है? नताशा ने उसी समय अपनी कार निकाली और शादी के कार्ड में दिए पते की ओर निकल पड़ी। नताशा, मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। ये कहानी सुने। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद नताशा उस पते पर पहुंच गई। वो भागी भागी अंदर गई और वहां उसने जो देखा, उसे देखकर उसका खून खौल उठा। उसकी मां सुष्मिता दुल्हन की ड्रेस में थी और राजन दूल्हे की ड्रेस में। नताशा, मां, तुमने आज हद कर दी। भला कौन ऐसी मां इस दुनिया में होगी जो उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड से शादी करेगी? तुमने तो मां और बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। सुष्मिता, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। नताशा, बिल्कुल सही। आप किस मुंह से मुझसे बात करेगी? अरे, शर्म आनी चाहिए, मां हो कि सौतन बनने चली हैं। राजन, नताशा, तुम जाओ यहाँ से। यहाँ तमाशा मत खड़ा करो। नताशा, चुप, एकदम चुप। तमाशा मैंने खड़ा किया है या तुम दोनों ने? लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। ये कहकर नताशा अपने साथ ली हुई बंदूक उन दोनों की तरफ तान देती है। सुष्मिता, ये क्या कर रही हो तुम? तुम अपनी मां पर गोली चलाओगी। तभी नताशा सुष्मिता पर गोली चला देती है। बंदूक से निकली गोली सीधे सुष्मिता के सीने पर लगती है और वह तड़पने लगती है। उसे इस तरह तड़पता देख राजन नताशा के हाथ से बंदूक छीनता है और उसकी तरफ तान कर गोली चला देता है। नताशा जोर से चीखती है। तभी नताशा एक चीख के साथ जाग जाती है। वो देखती है कि वो अपने बिस्तर पर है। नताशा, इसका मतलब वो सब कुछ सपने में देख रही थी। हे भगवान, ये सपना तो कभी भी सच हो सकता है। मुझे कुछ करना होगा, जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो कल को क्या पता मेरी माँ ही मेरी सौतन बन जाए। 21 साल पहले 25 साल की गर्भवती सुष्मिता को जब फोन पर उसके पति के एक्सीडेंट की खबर दी गई तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। सुष्मिता, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तुरंत आती हूँ। आप मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस दीजिए। फ्लैशबैक। सुष्मिता का पति राकेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। आज सुबह ही जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था। राकेश, सुष्मिता, मैंने ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है। सुष्मिता, अरे, अभी से ही? राकेश, अभी से मतलब? अब तो 1 महीने से भी कम बचा है हमारी डिलीवरी में। मैं चाहता हूँ कि मैं अब हर पल तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारा और हमारे आने वाले बच्चे का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखूँ। सुष्मिता, आई लव यू राकेश। राकेश, आई लव यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राकेश की बात सुनकर सुष्मिता खिलखिलाकर हंस पड़ी। राकेश ने भी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। सुबह की बातें सोच सोचकर सुष्मिता की आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। ऑटो में बैठी वो पूरे रास्ते यही सोचती जा रही थी कि हे भगवान, राकेश को ज्यादा चोट ना लगी हो और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। वो हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन उसका पति जो सुबह सुबह हंसता मुस्कुराता हुआ ऑफिस के लिए निकला था, वो सफेद कपड़ों में लिपटा लेटा हुआ था। सुष्मिता अपने पति के निर्जीव शरीर को देख रही थी। सुष्मिता, राकेश, आप तो मेरी डिलीवरी के लिए छुट्टी लेने वाले थे ताकि आप मेरा ख्याल रख सके। अब इस तरह आप रखेंगे मेरा ख्याल? ये तो नाइंसाफी है राकेश, नाइंसाफी है। सुष्मिता लगातार रोए जा रही थी। तभी उसे गर्भ पीड़ा शुरू हो गई। सुष्मिता की हालत देखकर उसे तुरंत एडमिट कर लिया गया। अस्पताल में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। अपनी छोटी सी बच्ची को जब उसने गले से लगाया तो उसे एक अलग तरह का ही सुकून मिला। उस नन्ही सी बच्ची की नाक और आंखें बिल्कुल राकेश की तरह थीं। सुष्मिता उसे प्यार से देख रही थी और उससे बातें कर रही थी। सुष्मिता, बेटी, मेरी बेटी, बिल्कुल राकेश की तरह हो तुम। राकेश कहाँ जाने वाला था मुझे छोड़कर? वो मुझे बहुत प्यार करता था ना, इसलिए तो उसने तुम्हें मेरी गोद में डाल दिया। 25 साल की छोटी सी उम्र में सुष्मिता विधवा हो चुकी थी। उसकी गोद में एक नवजात बच्ची भी थी। रिश्तेदारों ने कहा कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसने सबसे यही कहा, सुष्मिता, मैं अपनी बेटी को खुद से पालूंगी। ये मेरे राकेश की निशानी है। मैं नहीं चाहती कि मैं दूसरी शादी करूं और मेरी बेटी को सौतेले पिता के साए में पालूं। सुष्मिता पढ़ी लिखी तो थी ही, उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई। वो अपनी बेटी नताशा का पालन पोषण ठीक से करने लगी।
समय अपने पंख लगाकर उड़ता गया। नताशा अब 21 साल की है। सुष्मिता ने उसे उसकी माँ की तरह कम एक दोस्त की तरह ज्यादा पाला है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन की बात है, सुष्मिता ऑफिस में थी, तभी नताशा का कॉल आया। नताशा, माँ आज मैं कॉलेज से थोड़ा लेट आऊंगी। सुष्मिता, क्या बात है, कहीं जाना है क्या? नताशा, वो माँ आज कॉलेज के बाद मूवी का प्लान है तो कॉलेज के बाद वही जाऊंगी। सुष्मिता, दिस इज नॉट फेयर, तुम अकेली अकेली फिल्म देखने जाओगी। नताशा, अरे मॉम, अकेली नहीं, किसी दोस्त के साथ जा रही हूँ। सुष्मिता, दोस्त कौन सा दोस्त? दोस्त का कोई नाम तो होगा। नताशा, क्या मॉम तुम भी? उसका नाम राजन है, मेरे साथ ही पता है। सुष्मिता, ओके ठीक है, एक काम करना, मूवी के बाद मैं वही सिनेमा हॉल में ही आ जाऊंगी और तुम्हें पिक कर लूंगी। उस दिन पहली बार राजन अपनी गर्लफ्रेंड नताशा की माँ से सिनेमा हॉल के बाहर मिला था। जब वो उनसे मिला तो वह कहीं से भी उसकी माँ नहीं लग रही थी। राजन, अरे आंटी, आप तो कहीं से भी नताशा की माँ नहीं लगती है, आप तो इसकी बहन लगती हैं। सुष्मिता, गुड जोक, वैसे तुम दोनों दोस्त हो या उससे कुछ ज्यादा? सुष्मिता के मुंह से ये सुनकर राजन थोड़ा देसा गया। तभी नताशा ने कहा, नताशा, क्या माँ, ये क्या सवाल है? देखो तो राजन तुम्हारे सवाल पर कैसे लड़कियों की तरह शर्माने लगा है। राजन को सुष्मिता की माँ से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनका खुला व्यवहार और दोस्तों की तरह ट्रीट करने की उनकी आदत ने ही राजन के दिल में उनके लिए एक खास जगह बना ली। उस दिन के बाद जब भी वो नताशा से मिलता, उसकी माँ के बारे में जरूर पूछता। नताशा, अरे आजकल तुम मेरी माँ के बारे में ज्यादा पूछते हो, चलो तुम्हें घर ही ले चलती हूँ माँ से मिलाने के लिए। वह राजन को लेकर घर ले आई। सुष्मिता उसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर तो उन दोनों ने घंटों बातें की। राजन को उनसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि नताशा की माँ से बातें करते करते कब रात हो गई। नताशा, ओए, आज तुझे घर नहीं जाना क्या? रात होने को आई। राजन, ओ तेरी 9 बज गए। असल में आंटी इतनी प्यारी बातें करती है कि समय का पता ही नहीं लगा। राजन को सुष्मिता का साथ अच्छा लगता था। उनसे बात कर वो कई नई चीजें भी जानता था, इसलिए उन्हें वो और भी पसंद थी। वो इसलिए भी उनसे ज्यादा प्रभावित था कि उसने अकेले ही संघर्ष करके नताशा की परवरिश की थी। आंटी की ये बात उसे बहुत प्रेरणा देती थी। जब कभी भी वो निराश महसूस करता था तो वो सुष्मिता के पास आ जाता। कभी कभी तो नताशा घर में नहीं होती, तब भी। एक दिन की बात है, राजन और सुष्मिता हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तभी नताशा बाहर से आई। उसने उन दोनों को इस तरह हंस हंस कर बातें करते देखा तो वह लगभग चीखती हुई बोली, नताशा, राजन, तुम यहाँ हो? पता है तुम्हें मैंने कितने कॉल किए, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं पिक किया? राजन, कब किया फोन तुमने? ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला। उसका फोन साइलेंट मोड में था। ये लो, मेरा फोन तो साइलेंट मोड में था, कैसे पता चलता? नताशा, साइलेंट मोड में था या जानबूझकर कर दिया था? राजन, ये तुम क्या कह रही हो? नताशा के मन में शक का बीज लग गया था और वो राजन और अपनी माँ के रिश्ते पर शक करने लगी। अब जब कभी राजन उससे उसकी माँ के बारे में पूछता तो वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। यहाँ तक कि वो हर पल अपनी माँ और राजन पर नजर रखने लगी थी। बहरहाल, कुछ दिनों के बाद की बात है। उस दिन सुष्मिता की छुट्टी थी और राजन उनसे मिलने उनके घर पर आया हुआ था। नताशा उस समय कॉलेज में थी, लेकिन जब उसे राजन कॉलेज में नहीं दिखा तो वो समझ गई कि वो उसकी माँ से मिलने ही गया होगा। नताशा, आज तो मैं इन दोनों के रिश्ते का भंडाफोड़ करके रहूंगी। नताशा भी अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वो अपने घर पहुंची तो उसे राजन और अपनी माँ की बातचीत की आवाज सुनाई दी। उसे बहुत गुस्सा आया। वो दरवाजे पर ही उनकी बातें सुनने लगी। सुष्मिता, बेटा राजन, मैंने अपनी नताशा को बहुत प्यार से रखा है। तुम तो जानते हो ना, जब वो मेरे पेट में थी तभी उसके पापा गुजर गए। उस समय मैं सिर्फ 25 साल की थी। लोगों ने मुझे लाख कहा कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी क्योंकि मैं नताशा पर सौतेले पिता का साया नहीं पड़ने देना चाहती थी। हाँ, मैं अकेली थी। जिंदगी में बहुत परेशानियां भी आईं, लेकिन उन परेशानियों की आंच मेरी बच्ची तक मैंने कभी नहीं पहुंचने दी। राजन बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि कभी भी मेरी बच्ची को कोई तकलीफ मत देना। तुम जानते हो, एक वही मेरे पति की निशानी है जिसे देख देख कर मैं जीती हूँ, नहीं तो मैं कब का टूटकर बिखर गई होती। राजन, आंटी, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं अपनी नताशा का बहुत ख्याल रखूंगा। उसकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा,
ये वादा है एक बेटे का अपनी माँ से। बाहर खड़ी नताशा ने जब ये सब सुना तो उसकी आंखें भर आईं। वो क्या सोच रही थी और क्या निकला। उसने जल्दी से दरवाजा खटखटाया और अपनी माँ के गले से लिपट गई। नताशा, आई लव यू मॉम। सुष्मिता, आई लव यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रियंका रात के अंधेरे में हाथ में लोटा लेकर खेत में जा रही है। प्रियंका, अरे बाप रे, कितना अंधेरा है, ये मैं कहाँ गई, कितनी बदबू आ रही है चारों तरफ से। तभी उसकी सौतन सावित्री ने उससे कहा, सावित्री, शहर की हो ना इसीलिए इतने नखरे हैं तुम्हारे, मुझे तो कब से ये सब कहना पड़ रहा है। प्रियंका चुप हो गई। अंधेरे में वो और उसकी सौतन शौच करने के लिए बैठ गए। तभी उनके ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। सावित्री और प्रियंका चौंक गईं। प्रियंका, कौन है वह? प्रियंका डर गई। किसी ने उसको इस हालत में देख तो नहीं लिया। उसे बहुत शर्म आई। बचपन से वो शहर में पली बड़ी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी गांव में होगी, लेकिन बेचारी को क्या पता था कि कॉलेज में उसे एक गांव के लड़के से प्यार हो जाएगा। वो पहले दिन कॉलेज गई और उसी कॉलेज में राजीव का भी एडमिशन हुआ था। राजीव भी कॉलेज गया। राजीव को देखते ही प्रियंका के दिल में घंटी बजने लगी। प्रियंका मन में, अरे यार, वो लड़का तो बहुत ही हैंडसम है, पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया है। राजीव भी प्रियंका को देखकर हंसने लगा। राजीव मन में, लड़की कितनी खूबसूरत है, काश इस लड़की से मैं शादी कर सकता, लेकिन वहाँ गांव में मेरी शादी हो चुकी है। नहीं, इस लड़की को ये नहीं बता सकता। राजीव की शादी बचपन में ही हो गई थी। सावित्री भी तब बहुत छोटी थी। राजीव के गांव में ऐसा ही होता था, लड़के के साथ लड़की की बचपन में शादी करवाई जाती थी ताकि बड़े होकर उसका मन बाहर न लगे। लेकिन यहाँ तो राजीव का मन लग गया था। कुछ ही दिनों में राजीव के साथ प्रियंका की अच्छी दोस्ती हो गई और प्रियंका ने राजीव से कहा, प्रियंका, राजीव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी धर्मपत्नी बनना चाहती हूँ। राजीव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रियंका। लेकिन प्रियंका, लेकिन क्या? राजीव, कुछ नहीं, कॉलेज खत्म होते ही हम शादी कर लेंगे। गांव में सावित्री राजीव की मां जानकी को खुश करने में लगी हुई थी। उसे राजीव से खास प्यार नहीं था। राजीव को भी सावित्री से कुछ लगाव नहीं था। काम करते करते सावित्री की हालत खराब हो जाती थी। सावित्री, पता नहीं बचपन में इसी घर में मेरी शादी क्यों हुई। ये सास नहीं चुड़ैल है चुड़ैल, कितना काम करवाती है। जानकी जो बोलती थी सबको वही सुनना पड़ता था। जानकी का पति बहुत पहले मर गया था और तब से जानकी ही घर चलाती आई है। उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद भी है, इसीलिए सिर्फ घर में ही नहीं पूरे गांव में उसका दबदबा है। राजीव को शहर में पढ़ने जाने के लिए अपनी मां को बहुत मनाना पड़ा और शहर जाते ही वो प्रियंका के प्यार में डूबने लगा। ऐसे ही 3 साल बीत गए और राजीव ने प्रियंका से शादी कर ली। प्रियंका, राजीव, अब मुझे तुम्हारे घर ले चलो ना, मुझे गांव बहुत पसंद है। प्रियंका बहुत खुश थी, लेकिन राजीव के मन में चिंता के काले बादल छा गए थे। राजीव, अरे यार, अब क्या करूं, दूसरी शादी कर ली है मैंने, अब क्या ही कर सकते हैं, ले चलता हूं इसे गांव। राजीव प्रियंका को लेकर गांव चला गया। जाते जाते शाम हो गई। राजीव ने अपनी माँ को बुलाया। राजीव, माँ, दरवाजा खोलिए माँ। जानकी ने दरवाजा खोला। सावित्री भी आई और प्रियंका को देखकर दोनों चौंक गए। जानकी, ये क्या है बेटा, ये लड़की कौन है और इसके गले में मंगलसूत्र क्यों है? राजीव, वो असल में। राजीव ने सब कुछ बताया। जानकी और सावित्री दोनों गुस्सा हो गईं। राजीव शादीशुदा था, ये जानकर प्रियंका भी बहुत गुस्सा हो गई। प्रियंका, तुमने मुझे धोखा दिया है राजीव, तुमने मुझसे झूठ बोला है। राजीव, नहीं प्रियंका, मेरी बात तो सुनो। राजीव ने प्रियंका को समझाया है कि वो सावित्री से प्यार नहीं करता और सावित्री के साथ उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। तब जाकर प्रियंका ने रोना बंद किया। जानकी ने प्रियंका को स्वीकार कर लिया, लेकिन तभी प्रियंका का पेट दर्द करने लगा। प्रियंका, राजीव तुम्हारा बाथरूम किस तरफ है? राजीव, बाथरूम तो नहीं है। प्रियंका, नहीं है मतलब, मुझे शौच करने जाना है। तुम लोग शौच कहाँ करते हो? सावित्री, खेत में चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये सुनकर प्रियंका को जैसे हार्ट अटैक आ गया। प्रियंका, खेत में मतलब मुझे भी खेत में जाना होगा। सावित्री, हाँ, अब गांव की बहू बनकर आई हो तो इतना तो करना ही होगा। ये तो तुमको पहले ही सोचना चाहिए था। जानकी, बड़ी बहू, ले जाओ इसे खेत में। सावित्री प्रियंका को खेत में ले गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था।
प्रियंका को बहुत डर लग रहा था। प्रियंका, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। सावित्री, पहली बार है ना इसलिए धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब कपड़े उठाकर बैठ जाओ। शौच खत्म होने के बाद इस लोटे के पानी से धो लेना। प्रियंका ने जैसे तैसे करके शौच कर लिया लेकिन उसे बहुत ही गंदा लगा। वो दोनों लौट आए। रात को प्रियंका ने राजीव से कहा, प्रियंका सुनो, क्या घर में एक शौचालय नहीं बना सकते? राजीव, अरे नहीं नहीं, ये गलती से भी माँ के सामने मत कहना, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। प्रियंका, लेकिन क्यों, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? राजीव, वो सब गंदे काम घर में क्यों करना, घर अपवित्र हो जाएगा, उससे अच्छा बाहर से करके आओ। ये सुनकर प्रियंका को बहुत बुरा लगा। तभी सावित्री वहां आई और बोली, सावित्री, अरे मेरी सौतन, कितनी मासूम है तू, इस गांव में ऐसा ही होता है। प्रियंका, दीदी क्या आपको इससे तकलीफ नहीं होती? सावित्री, तकलीफ तो होती है लेकिन क्या करो, छोड़ ये सब। सुन, मैं सुबह 4 बजे सूरज उठने से पहले तुझे बुलाने आऊंगी और फिर दोनों मिलकर शौच करने चलेंगे। प्रियंका सो गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। 4 बजे सावित्री ने प्रियंका को बुलाया और दोनों शौच करने चले गए। उसी वक्त गांव के बुढ़े रामलाल को भी प्रेशा आ गया। ओहो, ये भी ना, कभी भी प्रेशा आ जाता है। अब चलो खेत में। रामलाल खेत में गया। प्रियंका और सावित्री अभी अभी शौच करने बैठी थीं। प्रियंका को देखकर बुढ़े की आंखें चमकने लगी। रामलाल, ये लड़की नहीं आई है लगता है, देख के तो लग रहा है कि ये शहर की है। वाह वाह, शहर की लड़की को इस हालत में देखकर तो मुझे मजा ही आ जा रहा है। बुढ़ा रामलाल आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। रामलाल, अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। रामलाल ने टॉर्च जलाया। प्रियंका के ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। वो डर गई। प्रियंका, कौन है वहाँ? तभी रामलाल डर के मारे भाग गया। प्रियंका बहुत डर गई थी। उसने घर लौटकर अपनी सास से कहा, प्रियंका, माँ जी, लगता है आज किसी ने मुझे शौच करते हुए देख लिया। सावित्री, हाँ, हमारे ऊपर किसी ने टॉर्च मारा। जानकी, कोई आ गया होगा, कोई बात नहीं। प्रियंका, कोई बात नहीं का क्या मतलब है? माँ जी, मेरा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? घर में शौचालय होता तो मुझे आज कोई इस हालत में नहीं देखता। सावित्री, हाँ माँ जी, दुनिया आगे बढ़ गई है, घर में शौचालय का होना बहुत जरूरी है। ये सुनकर जानकी गुस्सा हो गई। जानकी, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? घर में शौचालय नहीं बन सकता। अब मुझसे इस बारे में कोई बहस नहीं करेगा। जाओ यहाँ से। प्रियंका को बहुत बुरा लगा। अगले दिन 4 बजे प्रियंका और सावित्री फिर से शौच करने गए थे। फिर से रामलाल वहां गया। रामलाल, ओहो, क्या नजारा है, ऐसा नजारा अब से हर रोज देखने को मिलेगा। उसके बाद से हर रोज रामलाल चोरी छुपे हुए देखने लगा। उसकी नीयत खराब थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। प्रियंका जब जब शौचालय के बारे में कहती तब तब घर में झगड़ा होने लगता। राजीव, प्रियंका, मैंने कितनी बार कहा है कि माँ से शौचालय के बारे में कोई बात नहीं करना। मुझे भी पता है कि घर में शौचालय का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये घर माँ का है, वो जो बोलेंगी वही तो होगा ना। प्रियंका छुप छुप कर रोने लगी। सावित्री ने उससे कहा, सावित्री बहन, मुझे पता है कि ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हम औरतों को ये सब झेलना पड़ता है। चुपचाप सब कुछ मान लेने में ही हमारी भलाई है। प्रियंका, नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं मायके जा रही हूँ। ये बोलकर प्रियंका घर छोड़कर चली गई। जानकी, जा रही हो ना, बस अब कभी लौट मत आना यहाँ। प्रियंका मायके चली गई। उसी दिन रामलाल ने एक फोन खरीदा। रामलाल, कल सुबह मैं उस लड़की की तस्वीर खींच लूंगा इस फोन में और जब चाहे देखूंगा। लेकिन प्रियंका जा चुकी थी। सुबह के 4 बजे जानकी को प्रेशा आ गया। जानकी शौच करने खेत में चली गई। तभी रामलाल वहां फोन से तस्वीरें खींचने लगा। रामलाल, ये तो जानकी है, वो लड़की कहाँ गई? रामलाल तस्वीरें डिलीट करने लगा, लेकिन उसे फोन यूज करना तो आता ही नहीं था। डिलीट न करके उसने गलती से वो तस्वीरें गांव के सभी लोगों के फोन में भेज दी। आदमी, अरे ये तो जानकी की तस्वीर है, वो भी शौच करते हुए। हाँ हाँ हाँ। सुबह हो गई। जानकी जब घर से बाहर निकली तो देखा आसपास के सारे लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। जानकी, अरे ये लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं, अजीब है। तभी राजीव दौड़ते हुए आया और अपने फोन में से वो तस्वीर जानकी को दिखाई। राजीव, माँ, किसी ने आपकी तस्वीर खींचकर वायरल कर दिया है। जानकी, हाय हाय, ये क्या हुआ, मेरी तो इज्जत ही लुट गई। सावित्री,
माँ जी, प्रियंका बहन की बात मान लेती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। जानकी, हाँ बड़ी बहू, तुमने सही कहा। घर में शौचालय का होना बहुत जरूरी है। मैं आज ही इंतजाम करती हूँ। जानकी, राजीव, तू शहर जा और छोटी बहू को ले आ। राजीव शहर गया और प्रियंका को ले आया। जानकी ने घर के अंदर शौचालय बनवाया। जानकी ने प्रियंका से माफी मांगी। प्रियंका भी शौचालय देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। औरत, सुना है तेरी देवरानी तो बहुत पढ़ी लिखी है। जानकी, हाँ मौसी, सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं है बल्कि वो तो नौकरी भी करती थी। औरत, अच्छा, तो तू ना जरा बचकर रहना। जानकी, जरा बचकर रहना मतलब मौसी, मैं कुछ समझी नहीं। औरत, मतलब कि बड़ी तीखी मिर्ची होती है ये ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां। पता चला कि तू है तो जेठानी पर वही आकर पूरे घर पर राज करने लगे। वो औरत जानकी के मन में अपनी होने वाली देवरानी को लेकर शक पैदा कर गई थी। दरअसल जानकी की शादी 2 साल पहले ही सुरेश से हुई थी। वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी लेकिन उसने आते ही पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल लिया था। सुरेश का छोटा भाई था महेश जिसकी शादी अब प्रिया से होने जा रही थी। तब दूल्हे बने महेश को देखकर जानकी ने कहा, जानकी, क्या बात है दूल्हे राजा, बड़े जच रहे हो, अब जाओ जल्दी से हमारी देवरानी ले आओ। अकेले घर का काम करके तो मेरा तो बुढ़ापा ही आ गया। प्रिया आएगी तो कम से कम मैं भी किसी पर हुक्म चला सकूंगी। महेश, आप भी ना भाभी, कमाल करती हो। धूमधाम से महेश और प्रिया की शादी हुई और प्रिया अपने ससुराल आ गई। उधर जब बारात नई दुल्हन को लेकर जानकी के दरवाजे पर आने वाली थी तभी एक बार फिर वही औरत जानकी के पास आई और बोली, औरत, मेरी बात सुन जानकी, नई बहू तुझसे छोटी है, तू उसे सिर पर मत चढ़ने देना। उसे एहसास होना चाहिए कि जेठानी तू है और वो तेरी देवरानी, समझी? जानकी, हाँ हाँ मौसी, तुम चिंता मत करो, मैं सब समझती हूँ। उस औरत की बातें जानकी के दिमाग में बस गई थी। जानकी ने भी ठान लिया था कि वो प्रिया से थोड़ा सख्ती से पेश आएगी। शादी को 1 हफ्ता बीत गया। सब ठीक चल रहा था। प्रिया बिना किसी के कहे जानकी का घर के कामों में हाथ बटाती। इस तरह जानकी और प्रिया की पटरी अब आपस में मिलने लगी थी। दोनों सारा दिन हंसते और बात करते करते काम निपटाते, लेकिन बीच बीच में जानकी को जब भी उसकी मौसी की बात याद आती और वो थोड़ा सा सख्त होने की एक्टिंग करने लगती। एक दिन, सुरेश, अरे जानकी, जरा सुनो तो। जानकी, हाँ जी, कहिए। सुरेश, वो प्रिया और महेश को हमारी कुलदेवी के मंदिर भी तो ले जाना है ना, तो तुम एक काम करो, शहर जाकर उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आओ। पैसे अलमारी से निकाल लेना। जानकी, शहर से क्यों, यहाँ हमारे यहाँ दुकानें कम है क्या? सुरेश, अरे बाबा, वो शहर की लड़की है, हो सकता है उसे यहाँ की साड़ी पसंद न आए। जानकी, अच्छा, आपने कभी मेरे लिए तो शहर से साड़ी नहीं मंगवाई। सुरेश, अच्छा तो तुम भी ले आना अपने लिए एक बढ़िया साड़ी। अब खुश हो, और सुनो महेश को साथ ले जाना, मुझे कुछ काम है तो मैं कल पूरा दिन बाहर रहूंगा। जानकी, ठीक है। सुरेश की बात सुनकर दोनों हंसने लगे। अगले दिन, जानकी अपने देवर महेश के साथ बाइक से शहर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में महेश ने जानकी से पूछा, महेश, क्यों भाभी, जेठानी और देवरानी की सही बन रही है कि नहीं? जानकी, तुम बाइक चलाने पर ध्यान दो, बड़े आए रिश्तों के इंस्पेक्टर। महेश, रिश्तों का इंस्पेक्टर, पर देखना भाभी एक दिन आपको प्रिया पर नाज होगा। जानकी महेश की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। वो भविष्य देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे कौन सी अनहोनी उसका इंतजार कर रही है। वो जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक बेकाबू ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर दे मारी जिसकी वजह से महेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकी भी कई फुट उछलकर दूर जा गिरी थी। वहां मौजूद लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। सुरेश, वो दोनों तो ठीक है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर, आई एम सॉरी, आपकी पत्नी जिंदा तो है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो भी एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। इस हादसे में उनके सिर पर गहरी चोट आई है। हमने उन्हें बचा तो लिया है लेकिन दिमाग में लगी चोट की वजह से ये उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। अंदरूनी अंगों को भी बहुत गहरी चोट आई है। हम उन्हें कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर इस दौरान बदन में कोई हलचल हुई तो ठीक, वरना आगे कुछ भी कहना मुश्किल है। डॉक्टर वहां से चले गए और अस्पताल के एक कोने में सुरेश और दूसरे कोने में प्रिया दहाड़े मारकर रोने लगे। सुरेश ने अपने भाई को गंवा दिया था और जानकी जिंदा लाश बन चुकी थी, तो वही प्रिया शादी के 7 दिन बाद ही विधवा हो गई थी।
कई दिनों के बाद भी जानकी के बदन में कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। फिर एक दिन, डॉक्टर, देखिए सुरेश जी, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी जानकी की हालत में कोई सुधार नहीं है। उन्हें यहाँ रखकर आप सिर्फ अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि वो अपने आखिरी दिन आप लोगों के साथ अपने घर में गुजारे। सुरेश, कितना वक्त है मेरी जानकी के पास डॉक्टर साहब? डॉक्टर, जैसी उनकी हालत है ज्यादा से ज्यादा 6-8 महीने। डॉक्टर की बात मानकर सुरेश जानकी को घर ले आया। अब जानकी सारे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती। उसकी आंखें खुली रहती पर वो किसी से कुछ नहीं बोल पाती। सुरेश, चिंता मत करो जानकी, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। प्रिया, ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप अपना ऑफिस देखिए। दीदी को आज से मैं संभाल लूंगी। वैसे भी मेरे पास अब करने के लिए है क्या? अगर मेरी सेवा और प्यार से दीदी ठीक हो जाए तो मैं समझूंगी कि मेरा जीवन सफल हो गया। प्रिया की बात मानकर सुरेश ऑफिस चला गया। इधर प्रिया ने जानकी की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली। सुरेश ऑफिस जाता और प्रिया सारा दिन जानकी की सेवा में लगी रहती। शाम को सुरेश आकर जानकी से खूब सारी बातें करता। जानकी बातें सुनती तो थी मगर उनका जवाब नहीं दे सकती थी। उधर दिन भर प्रिया जानकी की दवाइयों से लेकर उसकी साफ सफाई तक का पूरा ख्याल रखती थी। प्रिया की सेवा और उसका प्यार देखकर जानकी की आंखों से आंसू आ जाते थे और वो मन ही मन सोचने लगी कि कितना गलत सोचती थी मौसी। एक देवरानी से बढ़कर ये तो मेरी छोटी बहन जैसा ख्याल रखती है। बेचारी का सुहाग नहीं रहा, लेकिन वो सब भुलाकर मेरी सेवादारी में लगी है। हे भगवान, मेरा तो जो होना था वो हो गया, पर इस बेचारी के साथ इतना अन्याय मत करो। बिना पति के कैसे जिएगी सारी जिंदगी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। प्रिया के जी जान लगाने के बाद भी जानकी की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। फिर एक दिन सुरेश ने प्रिया से कहा, सुरेश, प्रिया, मुझे काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा। प्रिया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सुरेश के जाने के बाद तो प्रिया हर वक्त जानकी के साथ ही रहती और रात को भी उसी के बगल में सोती। जानकी अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि प्रिया वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा कि उसने सोचा था या उसे पढ़ाया गया था, बल्कि वो सच में नए जमाने की एक बहुत ही जिम्मेदार लड़की थी। फिर एक रात जब प्रिया सो गई तो जानकी ने फिर अपने मन में सोचा, कब तक ये दोनों मेरी सेवा ऐसे ही करते रहेंगे? कब तक सुरेश अकेले अपना जीवन काटेंगे? कब तक मैं इन दोनों पर ऐसे ही बोझ बनी रहूंगी? यही बातें सोचते सोचते जानकी की भी आंख लग गई। 1 हफ्ता बीत गया। सुरेश वापस आया तो आते ही वो जानकी के पास बैठ गया। प्रिया भी सुरेश के लिए पानी लेकर वहां गई। तभी अचानक जानकी के हाथ में हलचल हुई। ये देखकर सुरेश और प्रिया बहुत ही खुश हो गए। वो डॉक्टर को फोन करने ही वाले थे कि उससे पहले ही जानकी का कांपता हुआ हाथ सुरेश की तरफ बढ़ा। सुरेश ने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और फिर जानकी ने प्रिया को भी आंखों से उसके पास आकर बैठने का इशारा किया। प्रिया भी फौरन जाकर जानकी के पास बैठ गई। प्रिया, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर को अभी फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। लेकिन प्रिया वहां से नहीं जा सकी क्योंकि जानकी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। फिर जानकी ने एक गहरी सांस ली और सुरेश और प्रिया का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वो क्या कहना चाहती थी, ये सुरेश और प्रिया अच्छे से समझ चुके थे। तब प्रिया ने उससे कहा, प्रिया, आप ये सब मत सोचिए, आप अब ठीक हो जाएंगी। कहते हुए प्रिया जानकी के काफी नजदीक आ गई थी, तो जानकी ने प्रिया के सिर पर हाथ रखा और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो गई। 2 साल बाद। सुरेश, प्रिया, कहाँ हो? प्रिया, आई जी, लीजिए ये रहा आपका नाश्ता। सुरेश, बढ़िया, और मेरी गुड़िया कहाँ है? प्रिया अभी भी सो रही है। रात भर बस यही रट लगाती रही कि मम्मी प्लीज एक कहानी और। प्रिया की बात सुनकर सुरेश मुस्कुरा दिया और फिर दोनों अपनी बेटी के कमरे में गए। सुरेश, अरे देखो तो जरा, ये परी अभी तक सोकर नहीं उठी, लेकिन अब जब पापा आ गए हैं तो मेरी जानकी को तो उठना होगा ना। जानकी, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मम्मी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।